हेलो बच्चों एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम पे आप देख रहे हैं उसी टाइम के लिए आपके लिए। तो आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, हमारा चैप्टर, हमारे 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा छठा चैप्टर है। प्लीज फोकस्ड ऑन इट। ठीक है, प्लीज फोकस कीजिएगा। मुझे लगता है कि आपने जो पिछले सारे चैप्टर हैं वो एक बार अच्छे से पढ़े होंगे। चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, 5 से 6 नंबर का रेंज है इसका, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर इन द सेंस केवल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें तुम्हें घुमाया नहीं जा सकता। इसमें मार्क्स स्कोरिंग हो सकते हैं, 5 से 6 नंबर जो भी इससे पूछा जाता है कंप्लीटली आप कर सकते हो, उसको कंप्लीट अटेम्प्ट कर सकते हो। एक ही फॉर्मूले के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमता है। तो इस चैप्टर को तो केवल इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है हमारे पास। तो इसमें जो आज का हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा, बेसिकली फोकस रहेगा ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ये बिल्कुल इसका कंप्लीट डेटा है। आप चाहे तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं पॉज करके। बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप जैसे देख सकते हैं सीबीएसई 2025 का। मेरे साथ क्वेश्चन करने से पहले एक बार पॉज कीजिए, किया कीजिए और एक बार पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। इन द फिगर एक्स इज अ कॉइल वॉन्ड ओवर अ होलो वुडन पाइप। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है एक वुडन पाइप में क्या है, एक पाइप को लपेटा गया है। अ परमानेंट मैग्नेट इज पुश्ड एट द कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम वी। एक परमानेंट मैग्नेट को क्या किया, वी से धक्का मारा गया। ठीक है, इनटू द पाइप एंड इट कम आउट लेफ्ट ऑफ द पाइप। यहाँ से इस मैग्नेट को धक्का मारा गया और यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया गया, बहुत शानदार से, बहुत आराम से। ड्यूरिंग द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द मैग्नेट द करंट इन द वायर वाइट जेट विल बी फ्रॉम। ठीक है, अब क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी चुंबक को किसी वायर के आर पार आप ले जाते हो तो करंट किस डायरेक्शन में बहेगी। दूसरी चीज हम पता है, क्वेश्चन का हमारा सारांश है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेट की वजह से क्या होता है, एक फ्लक्स बदलता है, फ्लक्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड या ईएमएफ हमारा क्या बनता है, ईएमएफ जनरेट होता है, उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। डिपेंड करता है इसकी डायरेक्शन किसने दी थी, लेंज ने दी थी। लेंज साहब ने कहा था इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन एक ऐसी होगी कि वो अपोज करेगा अपने कॉज के। मैंने एक चीज बोला था, अपने बाप का ही दुश्मन होता है। ठीक है, तो उसके कॉज का ही अपोज करेगा। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है और मैग्नेट क्या आ रहा है, वी वेलोसिटी से इस सर्किट के पास आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हिंदी में आप पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ठीक है, आरेख में लकड़ी का खोखला है, चुंबक को घुसाया गया, सेम है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन का जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि हमारा जो मैग्नेट के पास आने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स इंक्रीजिंग। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। किसकी वजह से, ड्यू टू नॉर्थ पोल, ड्यू टू नॉर्थ पोल, यही चीज है। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी क्लास में भी, आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो ठीक है, ध्यान से सुन लिया करिए। क्या है, नॉर्थ पोल का अपोज कौन करेगा, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, अपोज करना चाहिए इसको। इसका अपोज कौन करेगा, इसका अपोज नॉर्थ पोल ही करेगा। तो यानी कि वो जो सर्किट है वहां पे, उसमें क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। किसमें, यहाँ पे जैसा हमारे पास एक वुडन पाइप का है, तो ये जो एंट्रेंस है, ये क्या है, एंट्रेंस। तो एंट्रेंस पे मेरे प्यारे बच्चों क्या बनना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तभी अपोज करेगा लेंज के नियम के अनुसार। और नॉर्थ पोल कब बनता है, कब बनता है नॉर्थ पोल, हमको पता है जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है। ये सारी चीजें बताइए, फिर भी याद कर लेना। नॉर्थ पोल तब बनता है जब एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल तब बनता है जब क्लॉकवाइज। याद कर लिए। तो ये इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू नॉर्थ पोल इसका अपोज करेगा, इसलिए नॉर्थ पोल बनेगा। चलिए, तो आंसर हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट। और एंटी क्लॉकवाइज करंट किसकी वजह से बहेगा, कहां से कहां की ओर बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज को इधर से आना पड़ेगा, ऐसे, है ना। तो कहां से, यहां से नीचे को आएगा, तो यानी जेड से वाई की ओर, कहां से, जेड से वाई की ओर। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेड टू वाई एंड वाई टू जेड, देन वाई टू जेड। जब वो बाहर निकलेगा यहां से तो अपोज हो जाएगा, जब वो बाहर निकलेगा तो अपोज करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, सो ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक, ठीक है।
पहले यहां से जब आएगा तो Z2Y, जब बाहर निकलेगा तो Y2Z। जब यहां से बाहर जाएगा तो इस केस में क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सेकंड वाले क्लच में भी क्या करेगा, हमारे पास फर्स्ट ये होगा और सेकंड क्या होगा, जब बाहर निकलेगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, और जब डिक्रीज करेगा तो सेम इसका पूरा अपोजिट फिनोमेना बनेगा। चले आगे बढ़ते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पहले आप क्या किया कीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ उससे पहले एक बार पॉज करके खुद पढ़ा करिए और ट्राई किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वर्टिकली हेल्ड बार मैग्नेट इज ड्रॉप अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉपर रिंग हैविंग अ कट एज शोन इन द डायग्राम। ठीक, द एक्सकलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज, फॉलिंग मैग्नेट का एक्सकलरेशन क्या होगा, जब मैग्नेट गिर रहा है इसका एक्सकलरेशन मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, फॉलिंग मैग्नेट का एक्सकलरेशन क्या होगा। देखिए तो हिंदी में पढ़ते हैं पहले। ठीक है, ये नीचे गिरेगा तो हमारे पास एक ही कॉज है, ये क्या आएगा, v वेलोसिटी से नीचे आएगा। तो एक बार आप हिंदी में पढ़िए, फिर आपको क्या पता क्वेश्चन समझ में आया किसी छड़ चुंबक को। ठीक है, पूरी कहानी वही है, सिंपल सी बात है। तो ये नीचे की ओर आएगा, देखो कहानी वही बनेगी। फिर यहाँ पे नीचे को आएगा तो क्या होगा, इसके नीचे आने की वजह से, इस मोशन की वजह से क्या होगा, फिर से क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इंक्रीज करेगा किसकी वजह से, नॉर्थ पोल। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा। तो और ये किसका अपोज करेगा, रीजन का, अपने गिरने के रीजन का अपोज करेगा। कर दिया, अपोज करेगा रीजन का। ठीक है, इसे रीजन का ये अपोज करेगा, और इस रीजन के अपोज करने की वजह से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। तो ये अपोज करेगा, तो इसमें नीचे को गिरते समय पहले जी ग्रेविटी होगी अगर ये फ्रीली गिर रहा है। तो जब नीचे को गिरेगा ये चुंबक, नीचे को गिरेगा, एक फ्लक्स इंक्रीज किया जो इसका अपोज कर रहा है नीचे आने का नॉर्थ पोल के, तो जी से कम हो जाएगा। जब फ्री फॉल के केस में तो जी होता है, बट ये तब होगा जब ये कंप्लीट होगा, तभी करंट फ्लो कर पाएगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए उसमें कोई भी फ्लक्स इंट्रोड्यूस नहीं होगा, और फ्लक्स इंट्रोड्यूस ना होने की वजह से ड्यू टू आप लिख सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं इनकम्प्लीट सर्किट। कैसा है, इनकम्प्लीट सर्किट। तो इसकी वजह से हमारे पास हो जाएगा नो ईएमएफ। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन हो जाएगा इक्वल्स टू जी ही रहेगा। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, केवल जी के बराबर ही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अपोज तो तब करेगा ना जब करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा फिर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड इस चुंबक का विरोध करेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा स्टार मार्क देता हूं मैं। सीबीएसई 2025 का ऊपर लिखा हुआ है, बार बार बोल के कोई फायदा नहीं होता, आपको दिख रहा है एक्यूरेटली। अगर किसी को कोई शक हो तो जाके देखिए वेबसाइट पे, वहां से उठाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मेटल रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। चलिए, एक मेटल की रॉड है 50 सेंटीमीटर की, हेल्ड वर्टिकली एंड मूव्ड विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट की तरफ चल रही है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 गॉस। ठीक है, 0.4 गॉस क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड। अब ईएमएफ कितना होगा अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड, कौन बता सकता है इसको, कोई इसमें बड़ा वो है क्या, कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस है क्या, हमने पढ़ा है, हिंदी में पढ़ी है। सिंपल सा क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, हम जानते हैं। एक सोल्यूशन अगर हमारे पास सिंपल सा होगा, ठीक है, ठीक है, एक सिंपल सा सोल्यूशन होगा, जब रॉड मूव करेगी तो एक सिंपल सा सोल्यूशन होगा। हम जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ इस केस में कितना होता है, VLB। आपको पता है, कोई भी रॉड हो हमें नहीं देखनी कहानी। ठीक है, ये है 0.4, लेंथ है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। 50 इंटू 10⁻⁻2 लिखना इतना जरूरी नहीं है, कि 0.5 भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, जो भी आंसर होगा वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 0.2 मिली वोल्ट। ठीक है, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर ही देता हूं मैं आपके लिए। 10, तो मैं लिख सकता हूँ 0.4 इंटू 4 इंटू 0.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 को 20, 0.2 वोल्ट। मेरी वोल्ट दिया है क्या आंसर, क्यों भाई। अच्छा अच्छा, गॉस की वजह से, गॉस की वजह से, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। गॉस क्या हो जाएगा, गॉस को ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक और वैल्यू आएगी जिसको हम बोलेंगे 10⁻⁻4। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10⁻⁻4। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 10⁻⁻4। तो ये आंसर लिख ही देते हैं सही से, क्यों इसको गड़बड़ करनी है इतनी, है ना।
तो ये हो जाएगा 0.4, 0.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10 इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आ गया 0.2 मिली वोल्ट, या जो भी आपका आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल है। आपने पढ़ा है मोशनल ईएमएफ के बारे में, उसी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की है। सीबीएसई में डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन, सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। द डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आर, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है क्या होता है क्वेश्चन को? 100 प्रेरकत्व की विमा क्या होती है? ऑप्शन देख लीजिए, पॉज कीजिए, लगाइए। लगा लिया? चलिए देखो, ऐसे बेसिकली हमको केवल, मेरे को आपको बताना क्या चाहिए था, केवल और केवल फॉर्मूला बताना चाहिए था, डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए था। क्या होता था हमारे पास? ईएमएफ बराबर कितना होता था? एल डी आई ओवर डी टी। क्या मैं नेगेटिव साइन लगाऊं यहाँ पे? मेरे को क्यों लगाऊं मैं नेगेटिव साइन भाई? मेरे को डायमेंशन में कभी भी नेगेटिव साइन लगता ही नहीं है। ठीक है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा? ई डॉट डी टी ओवर डी आई। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ, ईएमएफ की देखो, ईएमएफ क्या होता है वैसे? वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। वर्क डन की होती है ml² t-2, और चार्ज का क्या होता है? ए टी, होता है Q इज इक्वल टू आई टी। तो ईएमएफ की तो यूनिट आ जाएगी हमारे पास ml²t- ऊपर जाएगा t-3 A 1। dt बोले तो टाइम की यूनिट टी, डी आई, डी टी ओवर डी आई, सॉरी, हाँ यहाँ पे नीचे डी आई आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम की यूनिट, तो टाइम की डायमेंशन टी डिवाइडेड बाई डी आई, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डिवाइडेड बाई डी आई। एक तो ये लाइन नहीं खींची जाती मेरे, सीधी पता नहीं क्या है, लो। ठीक है, और आई 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 करंट के लिए एम्पियर, एम्पियर ऊपर जाएगा -2 बना देगा, ml²t-2, ऊपर जाएगा स्क्वायर बना देगा A⁻², बात खत्म, डायमेंशन हमारी निकल गई। ठीक है, याद ही कर लो, बहुत ही अच्छा है, कुछ ही है, ml²t-2 A-2, ml²t-2 A-2, ml²t-2 A-2, ml²t-2 A-2। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आ गया है। ठीक ओके, कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों को होगा नहीं इसमें? ओके, तो ml²t-2 था क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ की पता हो, केवल एक फॉर्मूला पता हो, तो डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। सॉल्व करना अगर किसी को नहीं आ रहा तो बेटा एक आध डायमेंशन पूछ ली जाती है, कृपया करके इस कंसेप्ट को एक बार देख ली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सीबीएसई 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन सारे आपकी खिदमत में। क्या बोला है पढ़िए एक बार पॉज करके, फिर स्टार्ट करते हैं। अ कॉइल ऑफ हैज 100 टन, एक कॉइल है जिसके पास 100 फेरे हैं, एन की वैल्यू दे दी है। ठीक है, एन की वैल्यू दी है 100 टन, ईच ऑफ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, एरिया हमें दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दे रखा है यार, रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड टोटल रेजिस्टेंस इतना लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड 90 मेगा और एमटी है, मिली टेस्ला है। क्या निकालना है? द चार्ज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। निकालना क्या है हमारे पास? द चार्ज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। हिंदी में पढ़िए, कुंडली में 100 फेरे हैं, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कुछ कुछ है। ठीक है, कुल प्रतिरोध 100 1.5 ओम लगाता है, तार की वजह से कुछ प्रतिरोध 1.5 ओम पैदा होता है। ठीक है, ओके, और इससे किसी क्षण 90 मिली टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में डाला जाता है, तथा इसका अक्ष से समांतर है, तथा अक्ष के समांतर है। यहाँ पे थीटा की बात हो रही है। क्या बोलता है? इसको क्या करें? कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में डाला जाता है, तथा इसका अक्ष क्षेत्र के समान है। इसका अक्ष, अक्ष क्षेत्र के समान है, इसके समांतर है। थीटा कितना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सोचो सोचो सोचो, थीटा हम किसके साथ लेते हैं बेटा? थीटा हम किसके साथ लेते हैं? बेसिकली हम बात करते हैं, थीटा हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। अगर क्वेश्चन में, और से मैं देखो एक मैं बता दूंगा, मेरे को पता है थीटा क्या है, आपको मैंने 10 बार बताया है, लेकिन क्वेश्चन में अगर जीरो नहीं गिवन है, क्वेश्चन देखो बी ए कॉस थीटा की बात करता है, तो कॉस थीटा की बात फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं, एन बी ए साइन थीटा हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। लेकिन हमें केवल और केवल थीटा की बात करें, वैसे बेसिकली जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, और ईएमएफ में क्या हो जाता है? एन बी ए साइन ओमेगा, साइन आ जाता है। डिफरेंशिएशन करने के बाद दोनों अपोजिट फैक्टर आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, कैसे निकालना है बात करते हैं, छोटा छोटा सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक,
गिवन क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें निकालना क्या है, क्यू निकालना। बेसिकली हम जानते हैं कि क्यू डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, बच्चे तो है नहीं, आई इंटू डेल्टा टी होता है। क्यू इज इक्वल टू मेरे पास कितना होता है, आई इंटू डेल्टा टी होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब जब आई इंटू डेल्टा टी होता है तो बेटा अब आई है क्या हमारे पास क्वेश्चन में, देखिए सब चीज मार्क किया है, मैग्नेटिक फील्ड है, टर्न्स है, एरिया है, रेजिस्टेंस है, आई तो है ही नहीं। अब आई क्या होता है हमें पता है, जो चेंज इन फ्लक्स को अगर हम ई बाई आर करते हैं, क्या करते हैं, ई बाई आर, तो हम जानते हैं वोल्टेज या ईएमएफ बराबर होता है डेल फाई ओवर डेल टी, मतलब एनबीए भी होता है, ऐसे ही लिख रहे हैं, डेल फाई ओवर डेल टी लिख रहे हैं। मैं जैसे ही इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू जाती है डेल फाई ओवर आर डेल टी हो जाता है। तो आई बराबर मेरे पास प्यारे बच्चों कितना हो जाता है, डेल फाई इंटू आर डेल टी इंटू डेल टी। अब बोलोगे सर ये दो दो बार डेल टी मजा नहीं आ रहा है सर, ये क्या कर रहे हो। तो फाई बराबर कितना होता है, चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, एन बी ए, dt से dt घटेगा, केवल r बचेगा, यहां से आप q कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो q कैलकुलेट। कोई दिक्कत है, एनबीए, ठीक है, कोई दिक्कत है, सारी वैल्यू आपके पास है। एन की वैल्यू मेरे हिसाब से 100 फेरे दे रखे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको कितना दे रखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स 90 मिली टीस्ला 90 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया की बात की थी 0.5, देखो मार्क करके रखोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ा है दोबारा से, है ना। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की बात की है उसने, डेरम सोलम करेंगे कितना आएगा आंसर, जो भी आएगा 0.3 गुलाम आएगा। सारी चीजें सही है, सारी चीजें सही है, ठीक, सारी की सारी चीजें सही है। कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, हाँ 4.5। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यू आर डिजाइन, तो ये अच्छा क्वेश्चन है सीबीएसई 2025 का, बच्चे थोड़ा सा घबरा गए होंगे इसमें मेरे हिसाब से, और क्वेश्चन तो अभी तक जो हमने किया मेरे प्यारे बच्चों सही है। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे पॉज करके, फिर हम साथ में पढ़ेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ एयर फील्ड सोलेनोइड ऑफ इंडक्शन 0.16 हेनरी हैविंग अ लेंथ ऑफ 0.1 मीटर। सबसे पहली तो बात है मार्क करके चला करो, हमारा काम क्या रहता है, पहले मार्क करके चलो। 0.6 लेंथ ऑफ 0.81 मीटर, ठीक, ये क्या है हमारे पास, रेडियस कितना है, इतना। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड सोल भी हमें कहा निकालना है, द नंबर ऑफ टर्न्स, क्या निकालना है, टर्न्स। देखो इनको मार्क करने की वजह से हमें क्वेश्चन का 10 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ो बात खत्म करो। हमको क्या करना है, एयरफील्ड सोलेनोइड डिजाइन करना है जिसका इंडक्टेंस दे रखा है, इंडक्टेंस एल की वैल्यू होती है 0.016 हेनरी, और लेंथ कितना है 0.81 मीटर, रेडियस है 0.02 मीटर। द नंबर ऑफ टर्न्स हमें निकालने हैं, कितने लेने पड़ेंगे अगर मेरे को इंडक्टेंस 0.16 हेनरी बनाना है। क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन खतरनाक है। एक बार पॉज करो बेटा यहाँ पे और निकालो। तो एल का जो वैल्यू होता है ना मेरा प्यारा बच्चों, एल की वैल्यू जो होती है हमने निकाली है, कितनी हो जाती है, सोल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू हो जाती है एल इक्वल टू हो जाता है म्यू, एल इक्वल टू हो जाता है म्यू म्यू सॉरी सॉरी सॉरी, हमने म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू निकाली है। थोड़ा एल ना, देखो मेरा कॉन्सेंट्रेशन खट रहा है कि एल, एल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए बाई एल। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन उस एल की वजह से घटता है बस। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कराया है बेटा, कराया है, ठीक है। अब मेरे को निकालना तो एन है, तो मेरा एन बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एल इंटू एल, कंफ्यूज मत होना एल और एल में, तभी ये एल मेरा थोड़ा सा मजा नहीं आता है, नीचे को हैंडपंप जैसा हो जाता है, एल डॉट एल डिवाइडेड बाई म्यू नॉट बाई ए, सारी की सारी वैल्यू रूट में, सारी वैल्यू है क्या आपके पास, एल की वैल्यू 0.016, लेंथ कितनी थी 0.81 मीटर, 0.81, ठीक, डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, बेहतरीन। एरिया कितना हो जाएगा, कितना होता है, क्यों रेडियस दे रखा है, रेडियस का मतलब पाई आर स्क्वायर की बात कर रहा है, और किसी की बात कर रहा होगा क्या, किसी की बात कर रहा होगा क्या, बताओ। रेडियस जब 0.02 मीटर दे रखा है तो किसी की बात कर रहा होगा क्या,
इंडक्शन की बात कर रहा है, रेडियस की बात कर रहा है ना, रेडियस 0.02 मीटर। अब इस रेडियस को हम क्या करें, कैसे रखें इसको, कैसे रखें, देखो एक सवाल है आपके लिए, कैसा रखा जाए इस रेडियस को। देखो बेटा, जब भी हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट में जब हम भी पढ़ते हैं ना, तो इन चीजों को कंसिडर नहीं करते हैं। ये चैप्टर को ऐसा पढ़ा जाता है कि जैसे कि हमने केवल और केवल म्यू नॉट की वैल्यू ले ली, एल की वैल्यू ले ली, आई की वैल्यू ले ली, और हमने बोल दिया कि लेंज ने ये बताया था, फेराडे ने ये बताया था, एक सोलोनॉइड होता है, इसके चारों तरफ हम एक लूप बनाते हैं, फिर हम इसके तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर इंडक्शन निकालते हैं। लेकिन ये जो 0.0 मीटर है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेटा दिमाग कैसे लगाओगे, क्वेश्चन मेरा ये है, कैसे निकालोगे। 0.02 मीटर, क्या आप पाई आर स्क्वायर रख दोगे यहाँ पे वैल्यू, बताओ। सवाल तो खतरनाक है, बताओ बताओ। रेडियस हमारे पास 0 पॉइंट, पॉज करके सोच लिया होगा दिमाग में क्या आएगा आंसर, सोच लिया होगा दिमाग में, पक्का सोच लिया होगा। चले आगे, डाल दूं मैं वैल्यू। ठीक, तो हमारे पास जब क्या देखो 0.81 मीटर हमारे पास जब इसकी लेंथ है पूरी की पूरी एल सोलोनॉइड की, और यहाँ पे रेडियस की बात कर रहे हैं कितना, 0.02। ठीक है, टर्न्स की बात कर रहा है कितनी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब इसको बनाना है तो इसकी वैल्यू हम कितनी लेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू हम कितनी लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 पाई, ये रूट पूरा का पूरा रूट में है, इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड अंडर रूट। ठीक, पूरी कहानी आप सॉल्व करोगे, जैसे ही आप पूरी कहानी सॉल्व करोगे तो पूरी कहानी लगभग लगभग 2866 आएगी, लगभग लगभग 2866 आएगी, 0.4 भी आएगा इसमें, कुछ है कुछ, हाँ ऑप्शन नंबर सी है। मेरी बात को मैं पता ये कहना चाह रहा था आप लोगों से, जब भी आप सोलोनॉइड की बात करते हो तो थोड़ा सा ना चक्षु अपने नयन को खोल के देखा करो, हाँ जी सोलोनॉइड कैसा दिखता है, रेडियस भी होगी क्या कोई चीज, कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा क्या रेडियस, है ना, समझ रहे हो मेरी प्यारी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r carries current I, another circular loop of radius r is equals to r by 20 split concentrically in the plane A, the magnetic flux linked with the loop B। ध्यान से, एक सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, तो जो B है बाहर क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, कहा गया, ठीक है, B से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा। अब क्वेश्चन को पहले तो दिमाग में अज्यूम कर लेने का, हिंदी में पढ़ लो एक बार, फिर हम सोल्यूशन की बात करते हैं, पॉज करके पढ़ लिया करो। चलिए, तो बेसिकली जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, एक अनदर सर्कल है कॉन्सेंट जिनका सेंटर सेम है, लेकिन इसका जो रेडियस है r/20 है। ठीक है, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, ये r है और ये कितना है, r/20 है। अब इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन या ऐसे कोई डेरिवेशन आपके क्लास में नहीं निकाले जाते, डेरिवेशन कहीं नहीं कराए जाते। थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लीजिए और सोचिए क्या होता होगा इसमें, सोचिए सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, सोचिए 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 क्या होता होगा इसमें ऐसा, क्या करेंगे। हमें निकालना है फ्लक्स, क्या निकालना है, फ्लक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने बात की थी इस किसकी बात की थी क्वेश्चन में, सेंटर पे, मैंने एक फॉर्मूला आपसे बार बार बोला है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, बी आर की वजह से कितना हो जाएगा, मैंने आपको बोला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कैपिटल आर, किसके, सेंटर पे, सेंटर पे, किसकी वजह से, आर की वजह से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे है, इसी की वजह से तो वो छोटे गोले पे भी इतना ही होगा, वो सेंटर पे ही है, r/20 मतलब बहुत छोटा ही है। 1 सेंटीमीटर अगर मान के चलो 1 मीटर वो है तो बहुत छोटा ले जा रहा है, 10 सेंटीमीटर का सर्कल हो जा रहा है, बात वो सेंटर पे आ गई। तो सेंटर पे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, यही जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा किससे, जो छोटा सर्कल होगा, बिल्कुल होगा। तो हमसे पूछा है फ्लक्स कितना होगा उससे रिलेटेड, फ्लक्स मान के चलो कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक बार को जो फ्लक्स रिलेटेड होता है फाई बराबर कितना होता है, बी ए, यही होता है जो फ्लक्स रिलेटेड होता है, केवल और केवल यही होता है, बी ए, कॉस थीटा हो सकता है, ठीक है, ओके, लेकिन हमें पता है यहाँ पे थीटा की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, बी ए की बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो बी कितना होगा इससे रिलेटेड, छोटे वाले से, स्मॉल आर से,
कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और एरिया कितना हो जाएगा सिंपली पाई आर स्क्वायर, बेचारा, है ना। पाई से पाई को उड़ा दो, कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आई डिवाइडेड बाई 2 × r² बाई r। ठीक, ठीक, बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब कुछ दे रखा है क्या, रेडियस रेडियस की वैल्यू दे रखी है क्या। अब इसने बोला था जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर का 20 टाइम्स छोटा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 × r² जो हो जाएगा मेरे पास, हाँ r/20 यानी r/400, r² बाई 400 लिख देते इंटू r² बाई 400 इंटू कैपिटल आर। आर से एक आर उड़ेगा, म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 800। कहानी बड़ा गड़बड़ आ रही है, क्या करे, आ रही है आ रही है, ठीक है। लेकिन अब मैं एक चीज बोलूंगा, पता है एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हो, अब ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, ठीक है अच्छी बात है। तो यहां तक तो आपको क्वेश्चन को लाना ही पड़ेगा। अब आपने आंसर निकाल दिया, अब आप देखो क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट क्या था, समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल किसके है। तो आपको किसके दिखा प्रोपोर्शनल, आर के दिखा, √r के दिखा, r3/2 के दिखा, r/r² के दिखा। अब यहां तक अब जब जाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में, कहाँ गए रे बच्चों क्वेश्चन, यहां तक जब भी आप गए तो आपको यहां तक तो r² दिख रहा है, यहां तक गए तो आपको कैपिटल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा, है ना। अब यही से आंसर नहीं, पूरा देख लो बेटा एक बार, क्वेश्चन में थोड़ा सा आराम से देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा उससे रिलेटेड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। यहां तक कितने बच्चों ने यहीं तक छोड़ के उन्होंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, नहीं तो r/20 देने का क्या मतलब था, रिलेशन देने का क्या मतलब था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। मैं तो बिना क्वेश्चन पढ़े, मैं जब सॉल्व करता हूँ बेसिकली मैं बिना पढ़े कर देता हूँ, ये दिया हमें कंसंट्रेशन इस पे आया, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट लाइन पढ़ो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम एट, बताओ। बेसिकली आप देखोगे ना, इसको छोड़ के ऊपर से कोई मतलब भी नहीं है क्वेश्चन पे। हमें बी इज इक्वल टू बी नॉट कॉस 2 पाई/t इंटू टी दे रखा है, यानी जो फ्लक्स है वो वेरिएबल है, हर एक टाइम पीरियड के साथ वो वेरी कर रहा है, टी के साथ वो वेरी कर रहा है, हर एक सेकंड अलग अलग है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करते समय इस पूरे का होगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, बी को हमेशा कांस्टेंट ले लेते थे बाहर, हमारे काम क्या होता था बेसिकली, हम बी को क्या कर लेते थे कांस्टेंट हमेशा बाहर। आप मैग्नेटिक कांस्टेंट है, इस बार मैग्नेटिक कांस्टेंट नहीं है, सीबीसी 2024 में दिया गया था, उसने बोला अब देखो पढ़ो ऊपर कुछ मिलेगा ही नहीं। A coils and tons is placed in the magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of the coil. B क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द कॉइल। इससे अगर तुम एरिया वेक्टर निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या आएगा, पैरेलल आएगा, ठीक है। वेयर टी इज टाइम पीरियड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम। जो ईएमएफ बनेगा किस टाइम पीरियड पे मैक्सिमम होगा, क्वेश्चन ने ये सवाल किया। चलिए हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। ऐसे 2-4 क्वेश्चन लगाने का, 2-4 क्वेश्चन लगाने का, ऐसा मत सोचने का कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता इसके लिए टाइम वेस्ट क्यों करूँ। अगर 2-3 क्वेश्चन में ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन रख दिया ना तो आपका पूरा पेपर से भरोसा उठ जाता है कि यार पेपर में और भी टफ होंगे। ठीक है, चलिए तो हमसे जो दिया है सोल्यूशन की बात करें, हमसे बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड किस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्लक्स क्या है। अच्छा, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ है, तो हमें पता है ईएमएफ तो बेचारा होता है -N d∅b/dt। ये फाई भी मैं इसलिए लिखता हूँ कि फाई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए बी हम लिख देते हैं, ठीक है, ओके। और अगर कुछ एरिया है तो हम लिखते हैं बेसिकली, हमारे पास जो और भी काम आ जाता है तो हम बोल देते हैं -d∅b, यानी d∅b की कितनी होती है, बी ए कॉस थीटा बाई dt। अब एरिया तो कांस्टेंट है तो -NA/dB/dt, चलो मान लिया, dB/dt मान लिया, मान लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कहानी यहाँ से गड़बड़ है, जो b की वैल्यू है ना वेरिएबल है -AD/dt, b की वैल्यू है B0 cos
एक कॉस है क्या, साइन है, कॉस 2 पाई बाई टी, कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी। चलो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप जैसे ही करेंगे -na 2 पाई बाई टी बाहर आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा b0 साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। जो भी आया अब अच्छा ही आया, ठीक, जो भी आया आपका अच्छा ही आया। तो सर क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे? नहीं, उसने बोला मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा। अब इस वैल्यू को देख के कैसे पता चल रहा है? टोटल जो ये सारी की सारी वैल्यू देखो, यहां तक तो कोई देखो हर चीज कांस्टेंट ही है, केवल और केवल आपको वेरिएबल दिखेगा ये वाला पार्ट। ये टी बदलेगा तो ये वेरिएबल रहेगा, ये बदलेगा। तो हमें इसी का पता करना है कि ये कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। तो हमें पता है जो साइन की वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम होती है, तो 1 पे होती है। तो साइन के लिए मैक्स की जो साइन मैक्स कब कब होता है आपको पता है, पाई बाई 2 पे होता है। फिर एक छोड़ दो, फिर कितना हो जाएगा, एक छोड़ दो, पाई बाई 2 के बाद पाई नहीं आने का, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, फिर 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, फिर 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। सर इतना सारा नहीं, बेसिकली क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं, 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। वैल्यू रखते जाओ आते जाता है, वैल्यू 1 n की जगह आप 1 रखोगे तो 2 एकम 2 में से एक गया, पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक। तो साइन मैक्सिमम हमको पता चल गया कितने पे होता है, 2n-1 बाई पाई पे होता है। अगर केवल और केवल एक पूछ लेता तो हमारी बात खत्म हो जाती। अब तो इसलिए हमारे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी को बराबर होना पड़ेगा किसके, साइन, नहीं पूरा साइन क्यों लिख रहे हो, खाली एंगल की बात कर लेते हैं, है ना। तो जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मेरे पास जो एंगल है 2 पाई बाई टी इंटू टी को बराबर किसके होना पड़ेगा, 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। हाँ जी, तो यहां से टी की वैल्यू निकालो भैया, पाई से अपना पाई उड़ाओ, 2 दूनी 4, टी बराबर कितना हो जाएगा, 2n-1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 4। हो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी और जहां पे n की वैल्यू हमको पता है, हम क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 रख सकते हैं, ठीक है, 1 2 ठीक है। ये था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन था। और एक चीज मैं बता दूं, जब सीबीएसई ने क्वेश्चन बनाया था 2024 का पेपर उठा के देखो तो उसमें सोल्यूशन गलत दिया था, इसका ऑप्शन गलत दिए थे, ठीक है। बेचारों ने क्वेश्चन तो बना दिया लेकिन ऑप्शन भी नहीं बना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप एबीसी इज, एबीसी में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट कहां को बह रहा है, इधर को बह रहा है ना, इस ए वायर है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो करंट ऐसे बह रहा है तो ऐसे बाहर की ओर आएगा, क्या आएगा, ऐसे बाहर की ओर आएगा, कैसे आएगा, ये बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ को आती है, यानी नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल मतलब करंट एंटी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, है ना। अब देखो ये कहानी हमें बेसिकली अगर करंट फ्लो कर रहा है तो पता चला, अगर करंट बढ़ रहा है तो ये बढ़ने का अपोज करेगा, अगर करंट कम हो रहा है तो ये कम होने का भी अपोज करेगा। तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, देखो अलोंग एबीसी इफ आई डिक्रीजेस, अलोंग एबीसी क्या इस डायरेक्शन में बहेगा, यानी कि करंट अगर इस डिक्रीज कर रहा है तो ये डायरेक्शन वही बनाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ ही बनाएगा। तो ये डिक्रीज होने का अपोज करने के लिए क्या करेगा, नॉर्थ को अपोज, डिक्रीज के अपोज के लिए क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब डिक्रीज हो रहा है इसके अपोज के लिए नॉर्थ बनाएगा, नॉर्थ को कम हो रहा है, नॉर्थ नॉर्थ को बढ़ाना पड़ेगा, इसको साउथ बनाना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज करेगा। तो अलोंग एबीसी क्या करेगा, इफ आई डिक्रीज करेगा तो अलोंग एबीसी जाएगा क्या, सोचो 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 सोचो, क्वेश्चन का पार्ट फंस रहा है फंस रहा है फंस रहा है फंस रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट बोल देते हैं इंड्यूस करंट की वैल्यू तो नहीं कर पाते, उसने बोला क्या होगी डायरेक्शन, ठीक है। अभी हमने बेसिक जो डायरेक्शन है वो तो पता लगा ली, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें बाहर की ओर आएगा, नॉर्थ पोल यानी करंट नॉर्थ की तरफ बह रहा हो, यह करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगा यानी नॉर्थ की तरफ, यानी करंट जो बहेगा वो ए सी बी की तरफ, ए सी बी की तरफ, ए सी बी। लेकिन ये इंक्रीज करेगा तो इसको अपोज करने के लिए करंट को उल्टा कर देगा, है ना, इंक्रीज करेगा,
तो अपोज कर देगा, डिक्रीज करेगा तो भी अपोज करेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, अलोंग ए बी सी इफ आई इंक्रीज करेगा जब, तो ये कब बनेगा, क्लॉकवाइज, जैसे ही इंक्रीज करेगा, इंक्रीज का नॉर्थ के बढ़ने का अपोज कौन कर सकता है, नॉर्थ ही कर सकता है ना, बढ़ने का अपोज कौन कर सकता है, मेरी बात को समझो, नॉर्थ के बढ़ने का अपोज कौन कर सकता है और नॉर्थ के घटने का अपोज कौन कर सकता है। अगर ये आई इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अपना नॉर्थ पोल को बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, तो उसका अपोजिट बनाना पड़ेगा ना इसको, सिंपल सी बात, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अलॉन्ग एबीसी अगर आई इंक्रीज करता है तो, और अलॉन्ग एबीसी अगर आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है तो एबीसी की तरफ बढ़ चलता रहेगा क्या शांति से, एबीसी की तरफ, तो तब तो जा ही नहीं रहा एबीसी की तरफ, तब तो उल्टा जा रहा है, हमें पता है। अलॉन्ग एबीसी इफ आई एसीबी, अगर आई इंक्रीज करता है तो एसीबी की तरफ जाएगा क्या, एसीबी, एसीबी, हाँ एसीबी क्लॉकवाइज जा रहा है क्या, साउथ बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है, तो सारे ऑप्शन गलत हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे तो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अ स्क्वायर शैफ्ट कोयल ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स, having 100 ton is placed perpendicular to the magnetic field which is increasing at 1 टेस्ला पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू किसकी है, डीबी बाई dt की है, समझ रहे हो, डीबी बाई dt यानी बढ़ रहा है, रुका नहीं हुआ है, ईएमएफ निकालना है। क्या हमारे पास साइड है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एरिया निकाल सकते हैं स्क्वायर का, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एरिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर बोले तो 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड 10 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 बोले तो 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, सारा करा दिया मैंने, मजे में आ गए थे तुम्हें। नंबर ऑफ टन्स कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 100 टन्स। ठीक, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड डीबी ओवर डीटी की वैल्यू कितनी दे दी है, डीबी ओवर डीटी की वैल्यू दे दी है हमें 1 टेस्ला पर सेकंड। पूछा क्या है, ईएमएफ, क्या मैं बताऊं इसको, एम ए इंटू डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी की वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन है। अब आप चाहे जो करो, आपकी मर्जी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, एम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 100, एरिया की वैल्यू आ गई 10 टू दी पावर माइनस 2, इसकी वैल्यू आ गई 1। बताओ कितना आएगा आंसर, 10 टू दी पावर, ये उड़ जाएंगे आपस में, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी किस्मत अच्छी रहे तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कब पूछा था ये क्वेश्चन, 2023 में मुझे, कभी कभी कोशिश किस्मत है। तो ऑप्शन नंबर ए साइड हो गया 1 करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। वाह, क्वेश्चन नंबर 11 दिया, इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, क्या है रेजिस्टेंस 100 ओम, अ करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, करंट क्या गया है, इंड्यूस किया गया है बाय चेंजिंग फ्लक्स थ्रू इट। ठीक, ओके, द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम इज शोन इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ द करंट के साथ शो किया गया है। देखो करंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, दिमाग घुमा सकते हो क्या यार, ये कैसे, हमें पूछा क्या है, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स का मतलब बेसिकली एप्सिलॉन, फ्लक्स चेंज हो रहा था, एप्सिलॉन निकाल लो। लेकिन हमें जो गिवन है वो आईटी दिया है, हमें केवल करंट और बेसिक, हम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, इस ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं, है ना। अब आई बाई टी करके कुछ मिल रहा है जिंदगी में, मिल रहा है कुछ आई बाई टी करके, अगर इसका एरिया की बात करें, एरिया अंडर दी ग्राफ की बात करें तो क्या, हाँ कुछ मिलेगा, आई इंटू डेल्टा टी अगर मैं करता हूं तो मुझे कुछ मिलेगा, मुझे चार्ज मिल जाएगा, मिल गया, यूरेका। चलो निकालना क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, हमारे पास रेजिस्टेंस है हमारे पास करंट है, हमारे पास टाइम है। अब हम इन सब से मिला के एक खिचड़ी बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहीं पे सॉल्यूशन भी कर देते हैं ना। ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ, बेसिकली हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा आई डेल्टा टी। चलो ठीक है, ये है हमारे पास एप्सिलॉन कितना होता है, डी फाई ओवर डी टी, चलो हमने ये भी ले लिया। अगर मैं करंट की बात करूं, आई कितना हो जाएगा, डी फाई ओवर आर डी टी, चलो मैंने ये भी बात कर ली। मेरे पास जितने ऑप्शन है मैंने सारे के सारे लगा दिए। अब मेरे को पता है, अगर मैं इस dt को ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, एरिया बन जाएगा। वैसे आई इंटू डी टी बराबर मेरे पास क्या बन जाएगा, डी फाई ओवर आर। चलो काम अब हमें निकालना क्या है वैसे,
चेंज इन फ्लक्स निकालना है, डी फाई, ऐसे में डी फाई ना लिखूं तो डेल फाई लिखो, चेंज इन लिखो। बहुत छोटे की बात नहीं कर रहा, पूरा का पूरा ग्राफ है ना बेटा, है ना, पूरा का पूरा ग्राफ है। अरे यार लो भाई, फाई फाई मिटा दिया मैंने, डी डी रहने दिया, इसको हटाना था। डेल फाई, डेल फाई, डेल फाई। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों डेल फाई की बात करूंगा, कितना हो जाएगा, आई इंटू डी टी, आई इंटू चेंज इन टाइम डेल्टा टी ले लो, इंटू आर ले लो, ये जो भी है डेल्टा टी है, ठीक है। तो आई इंटू डेल्टा टी की बात करो, है डेल्टा टी है, ठीक है, मैं मिटा के नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बता दिया, बहुत टाइम पूरा दे रखा है ना, 0.01 सेकंड की बात नहीं हुई, अब वो आदत है लिखने की, मैंने लिखा। तो आई इंटू डेल्टा टी की बात करो, करंट इंटू ग्राफ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ग्राफ कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया बोले तो हाफ इंटू करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना है, 10 गुणा 0.5, 10 गुणा 0.5। ये हाफ क्यों आया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 1.5। आंसर लगभग लगभग कितना आना चाहिए, मेरे हिसाब से 250 वेबर आना चाहिए, 250 आया। चीटिंग थोड़ा सा कर लेता हूँ, कौन कैलकुलेशन करेगा भाई, लो यार कर लेते, 2 पंजे 10, 2 पंजे आपके पास 10 आ गया, ठीक है। डेल फाई की वैल्यू 250 वेबर आ गई, बात खत्म करो, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा, ठीक है। असर्शन और रीशन की बात करते हैं, कुछ दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में, मुझे लगता है कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने बता दिया बेटा, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सैंपल क्वेश्चन पेपर का था, ऐसे ही आता है, थोड़ा सा घुमावदार आता है, और सैंपल क्वेश्चन पेपर का कभी भी उठा के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में डाल देता भाई, इंपॉर्टेंट बात है। अशेषण और रीजन की बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट into a coil of a large number of turns when the circuit of closed। ये क्या बात सही है क्या, a difficult to move a magnet into a coil of large number of turns। अब जब वो मैग्नेट जाएगा तो क्या करेगा, फ्लक्स में चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और जो उसका अपोज करेगा, हाँ करेगा। तो अंदर जाने के लिए आप छोड़ोगे तो अपोज करने का ही विरोध, सच में जैसे ही आप छोड़ोगे उसके अपोज का ही, वो जो अंदर मूवमेंट बी कर रहा है ना, उसके अपोज का, जो अंदर मूवमेंट कर रहा है ना बी, उसका ही अपोज करेगा, सही है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल इन द सर्किट क्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट इज सच दैट अपोज। भाई ये कितनी बार बताएं, यही तो लेंज ने बताया था, यही तो लेंज ने बोला था। तो क्या अशर्षण और रीशन दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आता है इसमें, करेक्ट मार देना, टिक्का ले, 7 करोड़, ठीक है। तो आप लिखोगे आंसर ए, बोथ करेक्ट, और रीजन भी करेक्ट है। ए क्या बोलता है, असर्शन और रीजन आर बोथ करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दोनों कनेक्टेड भी हैं, बहुत बड़ी कहानी बोलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट टाइप है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, फिर मेरे हिसाब से एंड हो जाएगा इस लेक्चर का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 13, टू कॉइल C1 एंड C2 है, हमारे पास दो कॉइल है, C1 और C2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, ऐसा एक कॉइल है, इसके बगल में दूसरा एक कॉइल है, इसको बोल दिया C1, इसको बोल दिया C2। हमें पता है जब दो कॉइल आता है तो म्यूचुअली काम होता है, जिसको म्यूचुअली इंडक्टेंस कहते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 लिंक्ड विद कॉइल C2, अब इसके साथ phi2 है और इसके साथ phi1 है, ठीक है। अब उसने बोला कि जो phi2 वेरीज विद करंट टाइप फ्लोइंग इन द करंट C1 एज शोन इन फिगर। तो जो phi2 है, पहले में जो करंट चेंज हो रहा है, इसी की वजह से इसमें फ्लक्स भी चेंज होता है, उसका जो वेरिएशन है कैसा दे रखा है बेटा, कांस्टेंट दे रखा है। क्वेश्चन को फिर से समझो, दो कॉइल है, दो फ्लक्स हैं, आपस में रिश्तेदार हैं, आई में करंट के चेंज होने की वजह से दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आता है, उसका रिलेशन हमें ग्राफ के हिसाब से दे रखा है। अगर ग्राफ के हिसाब से दे रखा है, हमसे पूछना क्या चाहता है फिर, हमसे पूछना चाहता है द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द अरेंजमेंट इज एम की वैल्यू। चलो दूसरा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई ओवर डी टी की बात कर रहा है, चलो बढ़िया, दैट विल इंड्यूस एमएफ ऑफ 100 वोल्ट, अच्छा ऑफ दिस। तो सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकालते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, बचपन से आप जानते हो, कुछ है क्या, अच्छा सॉल्यूशन होंगे मेरे को लगता है। म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो क्या होता है, M2 phi2 इज इक्वल टू M1 I1, मतलब जो दूसरे कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर N2 है, सब में होगा तो फ्लक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, I1 के। इस I1 की जगह इसको हटाने का, तो ये N2 phi2 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन इनटू I1, डेरिवेशन भी खत्म। चलिए ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 हो गए तो ये कितना हो जाएगा, M बराबर कितना हो जाएगा, phi2 बाई I। phi2 बाई I क्या है मेरे पास, क्या मैं स्लोप का ग्राफ का स्लोप बोल सकता हूँ phi2 बाई I,
फाई टू बाई आई बिल्कुल बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो यहां से मैं लिख देता हूँ एम बराबर ऑफ ग्राफ कितना हो जाएगा, फाई टू बाई आई। अब वो कितना हो, देखो 5/2 भी हो सकता है, 10/2 भी 4 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही हो। ठीक है, तो जो हमारे पास आ गया 5/2 है। ऐसा 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 ही करते हो ना। 5/2 कैसे हो जाएगा, चेंज होता है, चेंज। तो 10 है, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2, ऐसे निकालते। ठीक है, दो पॉइंटों का डिफरेंस निकालते। चलो, तो ये हो गया 5/2। दूसरा क्वेश्चन की पार्ट बोलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी, जिसका मतलब होता है हमें क्या निकालना होता है, चेंज ऑफ, जब हमें ईएमएफ दे रखा है इसने 100 वोल्ट, क्वेश्चन में दिया था जब 100 वोल्ट का विद्युत वाहक प्रेरित करती है तो डी वाई बाई डी टी निकालना है कुंडली C2 में, पहले वाली में नहीं। तो अब सीधी सी बात है, इस केस में जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन थोड़ा सा अजीब सा लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा भी, जो भी है समझना है। एम डी आई ओवर डी टी, एम की वैल्यू 5/2 रखो, एप्सिलॉन की वैल्यू 100 रखो, है ना, दिया है डी आई बाई डी टी, आप निकाल लोगे जो आएगा 40 एम्पियर पर सेकंड। अब इसमें तो मेरे को कुछ नहीं कराना है, बस एक ही जो कंसेप्ट था मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या था, इसमें एक ही कंसेप्ट था कि N2 को 1 मानना था, भूलना मत इस चीज को। आप ले सकते हो, आप ले सकते हो, एक एक दोनों दोनों चूड़ियां हैं। तो क्वेश्चन मेरे यहाँ पे खत्म होते हैं, ये वाला सेशन खत्म होता है। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस कोड को पढ़िए, जाइए घर पे आराम कीजिए और सारे क्वेश्चन लगाइए, जो डाउट है सॉल्व कीजिए उनको, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।